कहानी की शुरुआत में हम कोलंबिया के एक खतरनाक कार्टेल ग्रुप के बॉस को देखते हैं जो अपने प्राइवेट जेट से बाहर आता है और बाहर आते ही उसके चारों तरफ सिक्योरिटी पहरा देने लगती है क्योंकि किसी ने कार्टेल ग्रुप के बॉस को वार्निंग दी होती है कि आज के दिन तुम मारे जाओगे। लेकिन बॉस इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता क्योंकि उसे अपनी सिक्योरिटी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा होता है और फिर वो गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ उसकी गाड़ी के आगे पीछे एक लंबी कतार में गाड़ियों का काफिला उसके साथ चलता है और फिर कुछ ही देर बाद वो अपने आलीशान घर पहुंच जाता है जहाँ पहले से उसके लिए काफी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। घर पहुंचते ही वो अपने कपड़े चेंज करके स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाता है और इसका स्विमिंग पूल भी घर के अंदर ही होता है। अब जब बॉस पानी के अंदर नहा रहा होता है तब भी ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर नजर रख रहे होते हैं। इसी दौरान पानी में नहाते हुए बॉस को नीचे पानी में अपनी घड़ी दिखाई देती है जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मेरी घड़ी यहाँ पानी में कैसे आई। अब जैसे ही बॉस घड़ी को उठाने के लिए पानी के नीचे जाता है और घड़ी को उठाने ही वाला होता है कि तभी कोई आकर बॉस को पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबाने की कोशिश करता है। यहाँ बॉस खुद को छुड़ाने के लिए काफी जोर लगाता है लेकिन वह अनजान आदमी बॉस को काफी मजबूती से पकड़ कर रखता है और फिर कुछ देर बाद पानी में दम घुटने की वजह से बॉस की मौत हो जाती है। यहाँ ऊपर गार्ड्स को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि हमारा बॉस मारा जा चुका है और वो किलर बॉस की लाश को नीचे से ऐसे तैराने लगता है जिसे देखकर ऊपर गार्ड को लग रहा था कि हमारा बॉस मजे से स्विमिंग कर रहा है। अब गार्ड के वहां से जाते ही वो किलर बड़ी चालाकी से पानी से बाहर आता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस किलर का नाम बिशप आर्थर है और आर्थर दुनिया की नजरों के सामने एक कार मैकेनिक है लेकिन असल में आर्थर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पैसा लेकर लोगों का गेम बजाता है। और अब बॉस का काम खत्म करने के बाद आर्थर वहां से निकल जाता है। तभी घर की एक नौकरानी को पता चलता है कि बॉस मारा जा चुका है जिससे सभी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और गार्ड्स घर के सभी दरवाजों को बंद करने का ऑर्डर दे देते हैं। अब यहाँ कुछ गार्ड्स बॉस की बॉडी को पानी से बाहर निकाल कर देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि बॉस मारा जा चुका है जिसके बाद सभी गार्ड्स उस किलर को ढूंढने लगते हैं लेकिन इन्हें पता नहीं था कि वह किलर अब काफी दूर निकल चुका है। और फिर आर्थर एक ब्रिज से नीचे नदी के पानी में कूदकर पहले से आ रही एक बोट के साथ बिना कोई सबूत छोड़े निकल जाता है। इसके बाद आर्थर अपने घर आता है और अपने घर के एक सीक्रेट कंपार्टमेंट को खोलता है जहाँ सामने लगी फोटोज को देखते हुए हमें पता चलता है कि आर्थर कोई आम कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं बल्कि वो किसी को मारने से पहले वो उस आदमी पर काफी ज्यादा रिसर्च करता है। और आज तक आर्थर ने जितने भी लोगों को मारा है उनकी मौत कभी भी मर्डर नहीं लगती बल्कि उनकी मौत को देखकर यह लगता है कि यह कोई एक्सीडेंट था। और किसी भी मौत को एक एक्सीडेंट बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है लेकिन आर्थर इस काम में एक्सपर्ट है। अब इस काम को खत्म करने के बाद आर्थर उस आदमी के पास पहुंचता है जिसने आर्थर को कार्टेल ग्रुप के बॉस को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और ये दोनों एक दूसरे के साथ एक कैफे में मिलते हैं जहां हम देखते हैं कि जो आदमी आर्थर को किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है वो एक अपाहिज है जिसका नाम हेनरी है। यहाँ हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि आर्थर पिछले कई सालों से हेनरी के साथ जुड़ा हुआ है और हेनरी ने ही आर्थर को इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के फील्ड में लाया है। हेनरी आर्थर को अपने बेटे जैसा मानता है और आज आर्थर जिस तरह से एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर बना है वो सारे तरीके हेनरी ने आर्थर को सिखाए हैं। अब यहाँ हेनरी और आर्थर एक दूसरे के साथ काफी देर तक बातें करते हैं और फिर आखिर में हेनरी आर्थर को उसके काम के पैसे दे देता है जिसके बाद आर्थर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन आर्थर को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और आर्थर जब अपने लैपटॉप में उस आदमी की फोटो देखता है तो आर्थर परेशान हो जाता है क्योंकि आर्थर को जिस आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो कोई और नहीं बल्कि उसका उस्ताद हेनरी था। यहाँ आर्थर को पता चलता है कि हेनरी अपने ग्रुप के लोगों को धोखा दे रहा है और हेनरी ने साउथ अफ्रीका में एक मिशन के दौरान अपने ही ग्रुप के 5 लोगों को मरवा दिया है। लेकिन इन सब बातों पर आर्थर को यकीन नहीं होता इसलिए आर्थर अपने कंपनी के एक लीडर को कॉल करता है जिसका नाम डीन है और डीन ने ही हेनरी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया होता है। अब यहाँ आर्थर डीन के साथ मीटिंग फिक्स कर देता है और फिर अगले ही दिन आर्थर डीन से मिलने के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही देर बाद आर्थर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर डीन ने उसे बुलाया था। अब यहाँ डीन और आर्थर की मुलाकात होती है। डीन आर्थर को बताता है कि जो खबर तुमने सुनी है वो बिल्कुल सच है। हेनरी ने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के 5 लोगों को साउथ अफ्रीका में मरवा दिया है। लेकिन आर्थर अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। तब डीन आर्थर को बताता है कि साउथ अफ्रीका वाले मिशन के बारे में सिर्फ मुझे और हेनरी को पता था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि हेनरी ने हमें धोखा
धोखा दिया है और हेनरी के इसी धोखे की वजह से हमारे 5 साथी मारे गए। इसलिए हेनरी को अब सजा मिलनी चाहिए और धोखा करने की सजा सिर्फ मौत है, क्योंकि अगर हम लोगों ने हेनरी को नहीं मारा तो हेनरी मुझे और तुम्हें भी मरवा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हेनरी को मार दो, क्योंकि तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे परफेक्ट किलर हो। लेकिन अगर तुम हेनरी को नहीं मारना चाहते हो तो हेनरी को मारने के लिए हमारे पास और भी लोग हैं। और यहाँ आर्थर हेनरी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। अब जैसे ही रात होती है तो आर्थर हेनरी को कॉल करता है और उससे कहता है कि डीन के लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर हेनरी घबरा जाता है। तब आर्थर हेनरी से कहता है कि परेशान मत हो, तुम जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर निकलो, लेकिन ऑफिस के मेन गेट से बाहर मत आना, बल्कि तुम पीछे वाले रास्ते से बाहर आना। यह सुनकर हेनरी आर्थर की बात को मानते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकलने लगता है। अब यहाँ आर्थर हेनरी को कॉल पर ऑफिस से बाहर निकलने का रास्ता बताने लगता है और आर्थर हेनरी से कहता है कि तुम सबसे पहले अपने फ्लोर की बिजली बंद कर दो। और हेनरी आर्थर की बात को मानते हुए अपने फ्लोर की बिजली खराब करवा देता है, जिससे ऊपर वाले फ्लोर के सारे सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाते हैं। साथ ही आर्थर हेनरी से सिक्योरिटी अलार्म भी बंद करवा देता है। अब यहाँ हेनरी सर्विस रूट से धीरे धीरे करके नीचे पहुंचता है। इसके बाद आर्थर हेनरी को कॉल पर बताता है कि अब तुम सीधे बेसमेंट की तरफ आओ, जहां मैं तुम्हारे लिए गाड़ी तैयार रखता हूं। अब हेनरी आर्थर की सभी बातों को मानते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है और बेसमेंट में पहुंचते ही उसके सामने आर्थर आता है, जिसे देखकर हेनरी मुस्कुराता है और वो समझ जाता है कि आर्थर ने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझे मारने के लिए यहाँ बेसमेंट में लाया। अब यहाँ हेनरी आर्थर से कहता है कि तुमने बहुत ही चालाकी से मेरी सिक्योरिटी वालों को मुझसे ही चकमा दिलवा दिया और अब उन्हें भी नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। इसके बाद हेनरी आर्थर से पूछता है कि तुम मेरे साथ वैसा ही करने वाले हो जैसा बाकी लोगों को मारकर उनकी मौत एक एक्सीडेंट की तरह लोगों को दिखाते हो, जिस पर आर्थर हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मौत दुनिया के सामने ऐसे दिखाऊंगा कि जैसे कोई चोर तुमसे कार चुराने आया, लेकिन तुमने उसे कार चुराने नहीं दी, जिस वजह से उस चोर ने तुम्हें मार दिया और फिर तुम्हारी कार एक अनजान जगह पर मिलेगी, जिससे सबको लगेगा कि तुम चोर को कार न देने की वजह से मारे गए। यह सुनकर हेनरी मुस्कुराता है और अपनी बंदूक निकालकर अपनी ही कार पर कुछ गोलियां चलाता है और कहता है कि अब तुम्हारी कहानी कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक लगेगी, क्योंकि कार पर मेरी ही बंदूक की गोलियों के निशान को देखकर लोगों को लगेगा कि मैंने अपने बचाव के लिए कुछ गोलियां भी चलाई। अब यहाँ हेनरी के पास गन होने के बावजूद भी वो आर्थर को मारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो अपना गन आर्थर को दे देता है। और गन लेने के बाद आर्थर हेनरी से पूछता है कि तुम्हारे पास गन थी जिससे तुम मुझे भी शूट कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया, बताओ ऐसा क्यों? जिस पर हेनरी कहता है कि तुम्हें मारकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है वो तुम्हारे मरने के बाद मेरे पीछे और आदमी भेजेगा, इसलिए किसी और के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथ से मरूं। यहाँ आखिर में हेनरी आर्थर से कहता है कि मुझे मारने के बाद तुम्हें जरूर अफसोस होगा। इसके बाद आर्थर हेनरी को मार कर उसे खत्म कर देता है और अगले दिन हेनरी की कब्र पर हम हेनरी के बेटे को देखते हैं, जिसका नाम स्टीव है। और स्टीव अपने पिता की मौत की वजह से काफी ज्यादा उदास होता है। तभी वहाँ पर आर्थर भी आ जाता है, क्योंकि आर्थर को भी मन ही मन में हेनरी के मौत का दुख था, इसलिए आर्थर हेनरी की कब्र पर आया होता है। अब यहाँ हेनरी का बेटा स्टीव आर्थर से मिलता है और ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि हेनरी पिछले कई सालों से आर्थर का एक हिसाब से टीचर था, जिसने आर्थर को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के सारे तरीके सिखाए थे। अब जब आर्थर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जा रहा होता है तभी उसके पास स्टीव आता है और स्टीव आर्थर से कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक ड्रॉप करोगे, जिस पर आर्थर उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए मान जाता है और फिर स्टीव आर्थर की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। यहाँ रास्ते में हम देखते हैं कि स्टीव अपने पिता की मौत की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और आर्थर जब स्टीव के घर के अंदर आता है तो वहाँ आर्थर टेबल पर कई सारी गन्स देखता है, जिसे देखकर आर्थर स्टीव से पूछता है कि इन बंदूकों का तुम क्या करोगे। तब स्टीव एक बंदूक उठाकर कहता है कि इस बंदूक से मैं अपने पिता के मौत का बदला लूंगा। ये सुनकर आर्थर स्टीव से कहता है कि तुम अपने पिता के कातिल को कैसे ढूंढोगे, जिस पर स्टीव कहता है कि मैं यहाँ इस शहर के हर एक चोर को मार दूंगा, क्या पता कोई एक चोर तो मेरे पिता का कातिल निकल आए और मैं तब तक अपने पिता के कातिल को ढूंढता रहूंगा जब तक मैं उसे मार नहीं देता। ये सुनकर आर्थर भी परेशान हो जाता है, क्योंकि हमें तो पता है कि स्टीव के पिता का कातिल कोई और नहीं बल्कि आर्थर है, लेकिन यह बात स्टीव को बिल्कुल भी पता नहीं होती। अब आर्थर के जाने से पहले स्टीव आंखों में आंसू लिए आर्थर से कहता है कि वो कातिल कितना बेरहम इंसान है जिसने एक अपाहिज आदमी को मार दिया। और यह सब सुनने के बाद आर्थर वहाँ से चला जाता है। वही स्टीव बहुत ही ज्यादा उदास होता है और अपने पिता की मौत की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो गुस्से में अपने ही घर की दीवारों पर गोलियां चलाने लगता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा शराब भी पीने लगता है। अब जैसे ही रात होती है तो हम स्टीव को एक सुनसान जगह में अपनी गाड़ी के अंदर देखते हैं, जहां वो इंतजार कर रहा होता है कि कोई चोर आए और वो उसे मार कर अपना गुस्सा शांत करे। और तभी उसके पास एक
चोर आता है। वो चोर पहले तो स्टीव से यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है, लेकिन तभी वो चोर अपनी बंदूक निकालकर स्टीव पर तान देता है और उसे गाड़ी छोड़कर बाहर निकलने को कहता है। अब यहाँ स्टीव बड़ी चालाकी से उस चोर को बातों में उलझाता है और मौका मिलते ही स्टीव उस चोर से बंदूक छीन लेता है, जिसके बाद स्टीव उस चोर को पीटने लगता है और स्टीव उस चोर को इतने बुरे तरीके से मारता है कि उसका बुरा हाल कर देता है। और फिर आखिर में स्टीव अपनी बंदूक निकालकर उस चोर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर आर्थर आकर स्टीव से बंदूक छीन लेता है और स्टीव से कहता है कि तुम पागल हो गए हो, ये तुम्हारे पिता का कातिल नहीं है, तुम बेकार में इसकी जान ले रहे हो। अब यहाँ आर्थर स्टीव को समझाता है कि तुम बदले की आग में अंधे हो चुके हो, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर यहाँ पुलिस आ गई तो तुम अपने पिता के मौत का बदला लेने के बजाय उल्टा मुसीबत में पड़ सकते हो। और फिर स्टीव वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्टीव आर्थर के पास आता है और आर्थर से माफी मांगता है। साथ ही वो आर्थर से कहता है कि मुझे जीने का मकसद मिल गया है, मैं तुम्हारी तरह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रेनिंग दो, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम नए आए थे तब मेरे फादर ने तुम्हें ये सारे तरीके सिखाए, इसलिए तुम मेरे पिता के कर्जदार हो। मेरे फादर तुम्हें अपने बेटे की तरह मानते थे, उसने मुझे इतनी अहमियत नहीं दी जितनी अहमियत मेरे फादर ने तुम्हें दी। मेरे फादर ने तुम्हें हर वो चीज सिखाई जो चीजें उन्हें मुझे सिखानी चाहिए थी, इसीलिए आज तुम मेरे फादर की वजह से अपने काम में इतने माहिर हो। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो सब चीजें सिखाओ जो चीजें तुम्हें मेरे पिता ने सिखाई हैं, क्योंकि तुम मेरे पिता के कर्जदार हो। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद आर्थर स्टीव को कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। लेकिन पूरी रात आर्थर के दिमाग में स्टीव की वो सारी बातें घूम रही होती हैं जो बातें स्टीव ने उसे कही थी, क्योंकि सच में आर्थर स्टीव के फादर की वजह से आज इस स्टेज पर है। और फिर जैसे ही सुबह होती है तब आर्थर स्टीव को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सारी टेक्निक सिखाने के लिए तैयार हूँ, कल सुबह तुम 7 बजे आकर मुझसे मिलना। और अब अगली सुबह स्टीव जैसे ही आर्थर से मिलता है तो आर्थर स्टीव को एक पेट शॉप में ले जाता है और वहाँ आर्थर स्टीव के लिए एक छोटा सा पपी खरीदता है। अब कुत्ते को खरीदने के बाद आर्थर स्टीव से कहता है कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अब तुम्हें करना ये है कि हर रोज तुम्हें इस कुत्ते को सामने वाले कैफे में लेकर जाना होगा जहाँ तुम्हें ब्लैक कॉफी ऑर्डर करनी है और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाना है। अब यहाँ स्टीव आर्थर से पूछता है कि यह सब करने की क्या जरूरत है, जिस पर आर्थर कहता है कि अगर तुम्हें मेरी तरह एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर बनना है तो तुम सवाल मत करो, बस मैं जो कहता हूँ वो करो। और फिर स्टीव आर्थर की बात को मानते हुए हर रोज सुबह 7 बजे उठता है और अपने कुत्ते के साथ उस कैफे में जाकर ब्लैक कॉफी ऑर्डर करता है और खिड़की वाली सीट पर बैठता है। और यह काम कई दिनों तक चलता रहता है। साथ ही आर्थर स्टीव को गन चलाने की भी ट्रेनिंग देता है और फिर कई दिनों की मेहनत के बाद स्टीव एक परफेक्ट शूटर बन जाता है। अब यहाँ आर्थर स्टीव को समझाता है कि जो काम हम दोनों कर रहे हैं ये कोई आसान काम नहीं है, इस काम में पकड़े जाने का बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन हमें खुद को इतना ट्रेन करना है कि किसी को मारने के बाद हमें उस आदमी की मौत का ऐसा नाटक रचना है कि जिसे देखकर पुलिस को हम तक पहुंचने का कोई सबूत न मिले। और फिर अगले ही दिन आर्थर के पास किसी को मारने का एक नया कॉन्ट्रैक्ट आता है। अब यहाँ आर्थर उस आदमी को मारने के लिए स्टीव को भी अपने साथ लेकर जाता है ताकि स्टीव पहली बार अपनी आंखों से एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख सके कि किसी को बिना सबूत छोड़े कैसे मारा जाता है। अब जब यह दोनों उस आदमी के घर पर पहुंचते हैं तो आर्थर उस आदमी से बड़ी चालाकी से उसके फील्ड के बारे में बातें करने लगता है और उसे बिल्कुल भी यह शक होने नहीं देता कि यह दोनों उसे मारने के लिए आए हैं। दरअसल यह आदमी एक स्मगलर होता है जिसने अपने टीम वालों के साथ गद्दारी की है। और अब यहाँ आर्थर उस आदमी को बातों में उलझाकर जैसे ही आर्थर को मौका मिलता है तो आर्थर उस आदमी के गले में बेल्ट डालकर उसे मार डालता है। और अब उस आदमी को मारने के बाद आर्थर उसे सामने के दरवाजे से इस तरीके से लटका देता है कि जैसे उस आदमी ने खुद ही अपनी जान ली हो। और यह सब स्टीव अपनी आंखों से देख रहा होता है। यहाँ स्टीव आर्थर की इस परफेक्ट किलिंग टेक्निक्स को देखते हुए वो आर्थर से काफी इंस्पायर्ड हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि काश मैं भी आर्थर की तरह किसी को मार सकूं। इसके बाद आर्थर स्टीव को अपने घर ले आता है और जैसे ही स्टीव आर्थर के घर के अंदर आता है तो वो सामने लगे म्यूजिक को प्ले करने लगता है। लेकिन तभी जल्दी से आर्थर स्टीव का म्यूजिक सिस्टम से हाथ हटाकर उससे कहता है कि इस म्यूजिक को कभी भी प्ले मत करना, क्योंकि ये म्यूजिक मेरा फेवरेट है और तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे फेवरेट चीज को हाथ लगाओ। अब यहाँ आर्थर स्टीव को एक आदमी की फोटो देते हुए कहता है कि यह तुम्हारा पहला शिकार है जिसे तुम्हें मारना है। अब स्टीव जैसे ही उस आदमी की शक्ल देखता है तो स्टीव पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि यह वही आदमी होता है जो पिछले कई दिनों से स्टीव जिस कैफे में जा रहा है उस कैफे में यह आदमी भी स्टीव के पीछे वाले टेबल पर बैठता है। और अब यहाँ स्टीव को आर्थर की सारी प्लानिंग का पता चल जाता है कि क्यों मुझे हर रोज आर्थर इसी कैफे में भेजा करता है ताकि मैं इस आदमी के साथ दोस्ती कर सकूं। और यहाँ आर्थर स्टीव को बताता है कि यह आदमी एक माफिया डॉन है और इस आदमी की 2 कमजोरियां हैं, एक छोटा पपी और दूसरा तुम जैसे नौजवान लड़के। दरअसल यह आदमी गे होता है
जो लड़कियों के बजाय लड़कों को पसंद करता है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए आर्थर ने स्टीव को इस आदमी के पास भेजा और फिर उस माफिया डॉन ने खुद ही एक खूबसूरत लड़के को देखते हुए उसके साथ दोस्ती कर ली। अब यहाँ आर्थर स्टीव को उस आदमी को मारने का प्लान समझाने लगता है और स्टीव से कहता है कि तुम उस आदमी के करीब जाओ और जब वह तुम्हारे करीब आए तब तुम उसे पास के एक बार में लेकर चले जाना और बार में उसे बहुत ही ज्यादा शराब पिला देना और फिर जैसे ही वो शराब के नशे में टुन हो जाए तब तुम मौके का फायदा उठाते हुए उसके शराब के ग्लास में यह जहरीली दवा मिला देना, जिससे कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी मौत हो जाएगी और किसी को भी यह पता नहीं चल पाएगा कि तुमने उस आदमी को मारा है, बल्कि लोगों को लगेगा कि ज्यादा शराब पीने की वजह से इसकी मौत हुई। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुनो, उस आदमी से कभी भी लड़ने का मत सोचना, क्योंकि 7 फुट लंबा वो आदमी तुम्हें इतना मारेगा कि तुम दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। अब यहाँ स्टीव आर्थर की बात को मानते हुए उस माफिया डॉन के पास जाता है और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। अब यह दोनों शराब पीने के बाद वो माफिया डॉन और शराब लाने के लिए जाता है। इस दौरान स्टीव के पास एक अच्छा मौका होता है उस माफिया डॉन के शराब के ग्लास में जहरीली दवाई मिलाने का, लेकिन स्टीव ऐसा नहीं करता क्योंकि स्टीव के दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा होता है जब आर्थर ने उस स्मगलर को मारकर उसे दरवाजे से लटका दिया था और अब स्टीव भी इस आदमी को उसी तरीके से मारना चाहता है। इसीलिए वो उस आदमी की शराब में दवाई नहीं मिलाता और उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर उसके घर चला जाता है। हालांकि आर्थर ने पहले से स्टीव को समझाया था कि इस आदमी के साथ कभी भी उसके घर मत जाना, क्योंकि यह आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक माफिया डॉन है जिसने कई लोगों को मार डाला है और 7 फुट लंबा यह आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन स्टीव इस आदमी को हल्के में लेता है और जैसे ही स्टीव इस आदमी के साथ बेडरूम में जाता है तब पीछे से स्टीव इस आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन यह माफिया डॉन स्टीव को उठाकर जमीन पर पटकता है और फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन स्टीव के वार से माफिया डॉन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और स्टीव माफिया डॉन की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और माफिया डॉन स्टीव को उठाकर दीवारों पर पटकता है, जिससे स्टीव बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन आखिर में स्टीव छुपके से एक स्क्रू उठाकर उस माफिया डॉन पर वार करता है, जिससे माफिया डॉन कमजोर हो जाता है और फिर मौके का फायदा उठाते हुए स्टीव उस पर कई वार करता है, जिससे फाइनली माफिया डॉन मारा जाता है। माफिया डॉन को मारने के बाद स्टीव सीधा आर्थर के घर पर आता है। यहाँ आर्थर स्टीव पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और स्टीव से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि उस माफिया डॉन से लड़ना मत। अब यहाँ आर्थर स्टीव पर गुस्सा तो होता है, लेकिन इतने बड़े माफिया डॉन को फाइट में मारकर आर्थर स्टीव से इंप्रेस हो जाता है और आर्थर समझ जाता है कि स्टीव कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। और अगले ही दिन आर्थर के पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हेड, जिसका नाम डीन है, उसका कॉल आता है और वो आर्थर से कहता है कि तुमने किसी बाहर के बंदे से काम करवाया है। जिस पर आर्थर डीन से कहता है कि यह लड़का आगे जाकर तुम्हारे लिए बहुत बड़े काम कर सकता है। जिस पर डीन कहता है कि क्या उस लड़के को पता है कि तुम उसके पिता के कातिल हो। यह सुनकर आर्थर समझ जाता है कि डीन हम पर नजर रख रहा है और उसे पता है कि मैंने यह काम स्टीव से करवाया है। अब यहाँ डीन बात को घुमाते हुए आर्थर से कहता है कि चाहे काम तुम खुद करो या फिर किसी और से, लेकिन मुझे काम में कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। इसके बाद डीन आर्थर को एक नया कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि इस आदमी को मारने के बाद तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। और यह कहने के बाद डीन कॉल काट देता है। अब यहाँ जब ये दोनों उस आदमी की फोटो देखते हैं जिसे इन दोनों को मारना है, तो उस आदमी पर रिसर्च करने के बाद इन्हें पता चलता है कि यह आदमी एक प्रीस्ट है जो लोगों के साथ रिलीजन के नाम पर धोखा करके ढेर सारा पैसा कमा रहा है। अब ये सब पता चलने के बाद ये दोनों उस प्रीस्ट को मारने की तैयारी में लग जाते हैं और ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हम दोनों इस प्रीस्ट के घर में जाएंगे, जहां हम पहले इस प्रीस्ट को बेहोश करेंगे और फिर इसकी बॉडी में जहरीला इंजेक्शन लगाकर इसे मार देंगे। इसके बाद ये दोनों प्लान के मुताबिक प्रीस्ट को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और रस्सियों के जरिए ये दोनों उस प्रीस्ट के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये दोनों वेंटिलेशन के रास्ते से आगे बढ़ते हुए सीधे प्रीस्ट के बेडरूम के काफी करीब चले जाते हैं, जहां यह दोनों एक वायरलेस कैमरे से छुपकर प्रीस्ट के पूरे कमरे की फुटेज देखने लगते हैं। और यहाँ इन्हें पता चलता है कि यह प्रीस्ट एक बहुत बड़ा नशेड़ी है जो वैसे तो लोगों को गलत काम करने से रोकता है, लेकिन खुद कई तरह के नशे करता है। ये देखकर ये दोनों मायूस हो जाते हैं, क्योंकि जो जहरीला इंजेक्शन ये दोनों प्रीस्ट को लगाने वाले थे वो प्लान ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि प्रीस्ट बहुत ज्यादा नशा करने की वजह से उस पर यह जहरीली दवाई असर नहीं करेगी। अब यहाँ स्टीव आर्थर से कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन आर्थर कहता है कि सब्र करो और मुझे सोचने दो। और फिर आर्थर के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। अब जैसे ही गार्ड कमरे से बाहर निकलते हैं तब ये दोनों मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से सामने का शीशा हटाकर कमरे के अंदर आ जाते हैं और इस दौरान वो प्रीस्ट इन दोनों को देख रहा होता है, लेकिन प्रीस्ट नशे में होने की वजह से
वो अपनी बॉडी को हिला तक नहीं पा रहा था और मौके का फायदा उठाते हुए ये दोनों उस प्रीस्ट का गला घोंटकर उसे मार डालते हैं। वहीं रूम के बाहर गार्ड पहरा दे रहे होते हैं, लेकिन अंदर रूम में जो कुछ चल रहा था उन्हें इस बारे में कोई भी खबर नहीं होती। अब प्रीस्ट को मारने के बाद यह दोनों जल्दी से सामने का शीशा हटाकर उसके पीछे छुप जाते हैं और फिर कुछ ही देर बाद एक गार्ड कमरे के अंदर आता है। कमरे के अंदर आने के बाद वो गार्ड देखता है कि प्रीस्ट नशे की ओवरडोज की वजह से मारा जा चुका है, लेकिन उसे इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं होती कि किसी ने प्रीस्ट का दम घोंटकर उसे मारा है। अब यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी स्टीव से गलती से एक स्क्रू नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर गार्ड समझ जाते हैं कि शीशे के पीछे कोई है और फिर यहाँ गार्ड दीवार पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। साथ ही ये दोनों भी गार्ड्स पर गोलियां चलाते हैं और यहाँ आर्थर कुछ गार्ड्स को शूट करके मार देता है, जिसके बाद ये दोनों जल्दी से बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और यहाँ उनके बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। लेकिन ये दोनों एक एक करके सभी गार्ड्स को मार डालते हैं और फिर ये दोनों जल्दी से एक बस स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहाँ आर्थर बस के आने का इंतजार कर रहा होता है। और इसी दौरान आर्थर की एक आदमी पर नजर पड़ती है, जिसे देखकर आर्थर सोच में पड़ जाता है और आर्थर इस आदमी को पहचान लेता है। दरअसल यह वही आदमी होता है जो साउथ अफ्रीका में एक मिशन के दौरान अपने 5 साथियों के साथ मारा गया था और फिर आर्थर से कहा गया था कि हेनरी ने इन 5 लोगों को मारा है। और अब इस आदमी को जिंदा देखकर आर्थर पूरी तरह से चौंक जाता है और फिर आर्थर छुपकर उस आदमी का पीछा करने लगता है। अब जैसे ही वो आदमी एक बस में बैठता है तब वहाँ आर्थर भी पहुंच जाता है और आर्थर उस आदमी से पूछता है कि तुम तो मर चुके थे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? जिस पर वो आदमी आर्थर को पूरी सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि यह सारी प्लानिंग डीन की थी। डीन ने मुझसे कहा था कि साउथ अफ्रीका जाने के बाद तुम अपने 4 साथियों को मार दो और उन्हें मारने के बाद तुम भी अपनी मौत की झूठी कहानी बनाओ, जिसके बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। और डीन ने ऐसा इसलिए मुझसे करवाया ताकि वह इन 5 लोगों के मर्डर के इल्जाम में हेनरी को फंसा सके और फिर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। उसने एक झूठी खबर फैलाकर तुमसे हेनरी को मरवाया और हेनरी के मरने के बाद डीन ने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर डीन हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का बॉस बन गया। अब यह सब बताते हुए वो आदमी अचानक आर्थर पर हमला कर देता है, लेकिन आर्थर पहले से उस आदमी के हमले के लिए तैयार बैठा था और यहाँ इन दोनों के बीच एक दमदार फाइट होने लगती है। और कुछ देर की फाइट के बाद आखिर में आर्थर उस आदमी को बस की खिड़की से नीचे फेंक देता है, जहां एक कार आकर उस आदमी को कुचल देती है और फिर वहां से आर्थर निकल जाता है। अब आर्थर जब नदी के किनारे पर पहुंचता है तो वहां आर्थर को कुछ गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि नदी के किनारे पर कोई भी बोट वाला आदमी नहीं होता। और तभी वहां पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है, जिसमें से कुछ लोग आर्थर को मारने के लिए बाहर निकलते हैं। दरअसल डीन को पता चल गया होता है कि आर्थर को मेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है और आर्थर ने मेरे एक आदमी को भी मार दिया है, इसलिए अब डीन आर्थर को खत्म करना चाहता है। लेकिन यहाँ आर्थर उन लोगों को देखते ही जल्दी से नदी के पानी में छुप जाता है और अब डीन के भेजे हुए लोग आर्थर को ढूंढने लगते हैं और तभी आर्थर पानी में से निकलकर एक एक करके उन सभी लोगों को मार डालता है। अब सभी लोगों को मारने के बाद आर्थर बोट में बैठकर यहाँ से निकलने लगता है और तभी आर्थर को स्टीव का कॉल आता है। अब स्टीव से कॉल पर बात करते हुए आर्थर को कुछ गड़बड़ नजर आता है और आर्थर समझ जाता है कि स्टीव को डीन के लोगों ने घेर रखा है। इसलिए आर्थर स्टीव से कहता है कि परेशान मत, तुम जिस सोफे पर बैठे हो उस सोफे के राइट साइड के कोने में एक बंदूक पड़ी हुई है। अब ये पता चलते ही स्टीव जल्दी से बंदूक निकालता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। अब कुछ देर बाद आर्थर भी स्टीव के पास पहुंच जाता है और यहाँ आर्थर स्टीव से कहता है कि जो लोग कुछ देर पहले तुम्हें मारने के लिए आए थे वो डीन के लोग थे, इसीलिए अब हम डीन को मारने जा रहे हैं। तुम जल्दी से पीछे के शेल्टर रूम में जाकर बंदूकें तैयार करो। और अब स्टीव आर्थर की बात को मानते हुए शेल्टर रूम में पहुंच जाता है और वहां हथियारों को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन इसी दौरान स्टीव को वो बंदूक मिलती है जो कि उसके पिता की थी और अपने पिता की बंदूक को देखने के बाद स्टीव समझ जाता है कि आर्थर ने ही मेरे पिता को मारा है। और अब यहाँ स्टीव उस बंदूक को अपने पास रख लेता है और फिर वो बाकी इकट्ठा की गई बंदूकों को गाड़ी में रखकर आर्थर के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन स्टीव को जो अपने पिता की बंदूक मिली थी, स्टीव उसके बारे में आर्थर से बिल्कुल भी बात नहीं करता। अब यहाँ ये दोनों डीन को मारने के लिए जा रहे होते हैं। तब बीच रास्ते में स्टीव आर्थर से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी ऐसे आदमी को मारा है जो तुम्हारे काफी करीब हो, जिस पर आर्थर हाँ में जवाब देता है। तब स्टीव पूछता है कि उस आदमी को मारने के बाद तुम्हें अफसोस हुआ है, जिस पर आर्थर कहता है कि उस टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं कि स्टीव की आंखों से आंसू आ रहे हैं
और स्टीव बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया है। अब कुछ देर बाद यह दोनों डीन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हम पहले डीन को बिल्डिंग से बाहर निकालेंगे और फिर डीन के बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद हम उसे मार डालेंगे। जिसके बाद ये दोनों अपने काम पर लग जाते हैं और यहाँ आर्थर बड़ी चालाकी से डीन की बिल्डिंग का अलार्म सिस्टम ऑन करवा देता है, जिसे देखकर डीन को लगता है कि यहाँ इस बिल्डिंग में मेरी जान को खतरा है। इसलिए वो अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर बिल्डिंग से बाहर निकल आता है और बाहर निकलते ही डीन अपनी गाड़ी में बैठकर निकलने लगता है। लेकिन यहाँ डीन नहीं जानता था कि आर्थर ने पहले से उसके लिए जाल बिछाया हुआ है और तभी यहाँ स्टीव एक बस में बैठकर सीधा डीन के आगे वाली सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी को टक्कर मारकर ब्लास्ट करवा देता है। वहीं आर्थर भी गार्ड्स पर फायरिंग करके एक एक करके सभी को मार डालता है और अब डीन के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि सामने से स्टीव ने उसका रास्ता रोक रखा था और पीछे का रास्ता आर्थर ने। जिसके बाद आर्थर एक क्रेन से डीन की गाड़ी को उठाकर जमीन पर पटकता है, जिससे डीन बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन अभी तक वो मरा नहीं होता और अब जैसे ही डीन अपनी गाड़ी से बाहर निकलने लगता है, तब यहाँ स्टीव और आर्थर डीन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिससे डीन वहीं पर मारा जाता है। अब डीन के मरने के बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ रास्ते में आर्थर स्टीव की बातें सुनकर नोटिस करता है कि स्टीव काफी अजीब सा बिहेव कर रहा है और ऐसा स्टीव ने पहले कभी नहीं किया। इसी दौरान स्टीव जब पीछे से पानी की बोतल उठा रहा होता है, तभी आर्थर की नजर स्टीव के जैकेट में लगी उस बंदूक पर पड़ती है, जिससे आर्थर ने स्टीव के पिता हेनरी को मारा था। और बंदूक को देखते ही आर्थर समझ जाता है कि अब स्टीव को पता लग चुका है कि मैंने उसके पिता को मारा है। अब यहाँ आर्थर को इस बात की खबर थी कि स्टीव अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा, क्योंकि स्टीव ने उसे कहा था कि मैं अपने पिता के कातिल को तब तक ढूंढता रहूंगा जब तक मैं उसे मार नहीं देता। लेकिन आर्थर स्टीव से बंदूक के बारे में कुछ भी नहीं कहता और बस वो चुपचाप स्टीव पर नजर रखने लगता है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद स्टीव आर्थर से कहता है कि हमें गाड़ी में पेट्रोल डलवा देना चाहिए। तब आर्थर स्टीव की बात को मानते हुए पेट्रोल पंप पर गाड़ी को रोक देता है। अब यहाँ स्टीव गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है, लेकिन इस दौरान स्टीव चुपके से काफी सारा पेट्रोल गाड़ी के नीचे गिरा देता है। इसके बाद स्टीव आर्थर के पास आता है और आर्थर से कहता है कि मैं सामने की दुकान से सिगरेट खरीदने जा रहा हूँ। तब आर्थर उसे कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो और फिर स्टीव आर्थर की गाड़ी से दूर जाने लगता है। इस दौरान आर्थर अपनी गाड़ी के साइड मिरर से स्टीव पर नजर रख रहा होता है। अब स्टीव जैसे ही आर्थर की गाड़ी से कुछ दूरी पर पहुंचता है तो वो एक दीवार के पीछे छुपकर सीधा आर्थर की गाड़ी के नीचे पेट्रोल पर गोली चला देता है, जिससे आर्थर की गाड़ी एक जोरदार ब्लास्ट के साथ हवा में उड़ जाती है और पूरे पेट्रोल पंप में आग लग जाती है। अब यहाँ स्टीव को लगा कि आर्थर मारा जा चुका है, इसलिए स्टीव सीधा आर्थर के घर पर पहुंचता है और आर्थर के घर पर पहुंचते ही स्टीव सबसे पहले वो म्यूजिक प्ले कर देता है, जिसे प्ले करने से आर्थर ने स्टीव को मना किया था। अब म्यूजिक प्ले करने के बाद स्टीव पहुंचता है आर्थर के गैराज में, जहां वो आर्थर की गाड़ी को स्टार्ट करता है और आर्थर ने उसे कहा भी था कि इस गाड़ी को कभी भी मत चलाना। लेकिन स्टीव आर्थर के सभी सिखाए हुए रूल्स को तोड़कर गाड़ी चलाने लगता है और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है तभी उसे गाड़ी की सीट पर एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि स्टीव, अगर तुम इस गाड़ी को चला रहे हो तब तुम मरने वाले हो। ये देखकर स्टीव जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें स्टीव मारा जाता है। वहीं स्टीव ने आर्थर के घर में जिस म्यूजिक सिस्टम को प्ले किया था, उस म्यूजिक सिस्टम में जैसे ही गाना खत्म होता है तभी उस म्यूजिक सिस्टम में लगे बॉम्ब की वजह से आर्थर का पूरा घर भी ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि आर्थर ने ये सारी चीजें पहले से सेटअप कर रखी थी। वहीं हम पेट्रोल पंप का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लोग ब्लास्ट से पहले की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं और तभी उन लोगों को पता चलता है कि जो गाड़ी ब्लास्ट में उड़ गई थी, उस गाड़ी में एक आदमी ब्लास्ट से पहले ही निकल चुका था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बिशप आर्थर होता है, यानी कि बिशप आर्थर अभी भी जिंदा है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।